हेलो। ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका किसके लिए करवा रहे हो, ध्यान दीजिएगा। आप लोग का जो है वो सेमेस्टर 3 के अंदर में सेमेस्टर 3 सिविल ब्रांच जो कि आपका सब्जेक्ट है वो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें आपका जो है वो इसके अंदर में आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको हम करवाने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिएगा और पहले खुद से आप इसको ट्राई कीजिएगा कि सॉल्व करने के लिए आप लोग वीडियो को रोक करके और पहले इसको सॉल्व कर लेना, उसके बाद फिर आगे बढ़ा लेना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग ए स्पान ऑफ 3 मीटर। बीम का स्पान कितना है? 3 मीटर। इस पे आपका यूडीएल लोड लगा हुआ 10 किलो न्यूटन पर मीटर। हैज ए शियर फोर्स एट मिड स्पान ऑफ, तो मिड स्पान पे शियर फोर्स कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन में है कि मिड स्पान पे शियर फोर्स कितना होगा। तो देखो, अगर इस प्रकार का अगर कोई बीम है मेरे पास, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और अगर इस प्रकार का अगर बीम है और इस पे अगर आपका यूडीएल लगा हुआ है, तो आपको बताए थे कि इसमें आपका जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो शियर फोर्स होगा वो आपका कितना होगा? WL/2 होगा। यहाँ पर जो होगा वो WL/2 होगा। जब तुम इसका SFD और BMD बनाओगे तो कहीं ना कहीं इसको याद होगा कि इस प्रकार से जाएगा। तो मिड स्पान पे जो इसका शियर फोर्स देखने को मिलेगा, मिड स्पान पे वो शियर फोर्स आपका 0 होता है। मिड स्पान पे शियर फोर्स कितना होगा? 0। और सपोर्ट के पास जो शियर फोर्स होता है वो आपका होता है मैक्सिमम। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? देखो, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि मिड स्पान पे शियर फोर्स कितना होगा। तो मिड स्पान पे शियर फोर्स जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 0, और जो आपका मैक्सिमम शियर फोर्स जो होगा वो आपका सपोर्ट के पास होगा, और वो जो होगा वो WL/2 होगा। याद कर लेना, WL/2 होगा यूडीएल के केस में। तो यहाँ पर से अगर तुम रखोगे तो आंसर आ जाएगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर का है यूडीएल, और लेंथ आपका 3 है, लेंथ 3 है, और 2 से तो 2×10 यानी कि 15 किलो न्यूटन मीटर जो 15 किलो न्यूटन जो आएगा वो आपका मैक्सिमम आएगा। लेकिन वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिड स्पान पे कितना होगा, तो मिड स्पान पे 0 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब सारे याद कर लेना, लेकिन यही अगर हमारा आगे हम देखते हैं क्वेश्चन आता है तो और आगे डिस्कस कर लेंगे। चलो, यहाँ पर देखो हम कुछ पॉइंट बता देते हैं, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो, अगर आपका कौन सा है, अगर आपका मान लेते हैं कि यहाँ पर से अभी देखें कि अगर यूडीएल है, ठीक है, यूडीएल लोड लगा हुआ है और सिंपली सपोर्टेड है। कौन सा है? यूडीएल लोड लगा हुआ है और अगर आपका सिंपली सपोर्टेड है, इस केस में आपका जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनता है, और इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, जहाँ पास आपका शियर फोर्स आपका 0 होगा, शियर फोर्स 0 होगा, वहाँ पास आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? आपका मैक्सिमम होगा। याद कर लेना, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? आपका मैक्सिमम होगा। और जहाँ पास आपका शियर फोर्स मैक्सिमम होगा वहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर 0 होगा। ये जो था वो SFD है और ये क्या है? मेरा BMD है। इससे जो आपका यहाँ पर जो हमारा जो लोड है वो आपका कांस्टेंट लोड है। तो यहाँ पर अगर लोड अगर हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पास देखोगे तो इसका जो SFD बनेगा वो आपका लीनियर बनेगा, और जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा? सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पर जो बनेगा वो कैसा बनेगा? वो आपका पैराबोलिक बनेगा। तो इसका कैसा बनेगा? ये पैराबोलिक बनेगा। लेकिन अगर इसी में अगर आपको बताए थे कि अगर कोई अगर पॉइंट लोड इस प्रकार से लगा हुआ है और यहाँ पास अगर आपका सिंपली सपोर्टेड है, क्या है? एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो इसका अगर SFD बनाओगे तो यहाँ पर अगर W है तो यहाँ पास क्या आया था? W/2 आया था। यहाँ पास भी क्या आएगा? W/2 आएगा। आपको बताए थे कि अगर टुवर्ड्स द ग्रेविटी रहता है तो आपका पॉजिटिव रहेगा, और अगेंस्ट द ग्रेविटी रहेगा तो क्या बताए थे? नेगेटिव रहेगा।
अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ से आपको देखो ऊपर की ओर हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव जाएगा, यहाँ से यहाँ कोई लोड नहीं है, आप चले आइए। ई जो है वो W आपका पॉजिटिव में है क्योंकि ऊपर से है और ई नेगेटिव है, तो W/2 में से अगर W/2 करोगे यहाँ तक तो आपको जाना है, फिर यहाँ से आपको देखोगे ये W में से अगर आप W/2 करोगे, ठीक है, तो W/2 आएगा। यहाँ से आप ऊपर यहाँ से ये W चले जाना क्योंकि W/2 और फिर यहाँ से आपको W/2 देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका A आप चले जाओगे, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। देख लेना, देखो यहाँ से यहाँ तो कोई लोड है नहीं, यहाँ लोड कोई है नहीं, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ जो है वो आपका W/2 है, यहाँ तक यहाँ आपका W है, तो पूरा जो आपको W है वो तो पॉजिटिव जाना, तो यहाँ से W/2 पहले आप नेगेटिव जाओगे, ऊपर तक जाओगे, फिर आपको W/2, तो W/2 A हो जाएगा और W/2 A हो जाएगा, तो W/2 और W/2 मिल करके W है। फिर यहाँ से कोई लोड नहीं, कांस्टेंट है, आप लास्ट में मिला दीजिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो शियर फोर्स होगा वो आपका यहाँ पास देखो कि शियर फोर्स आपका कितना आ रहा है, यहाँ पास W आ रहा है, यहाँ पर आपका W/2 है, ये W/2 है आपका, इस प्रकार से होगा। यहाँ पर लोड आपका जो है वो देखो, अगर यहाँ पर देखोगे तो इससे एक स्टेप आपका आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो लोड आपका है वो कौन सा है, यहाँ पर जो बनेगा वो आपका कांस्टेंट बनेगा, और यहाँ पर इससे एक और जाओगे तो इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे, 1 मिनट, हाँ, इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पर तो आपका कांस्टेंट गया, तो यहाँ से आपका एक लीनियर जाएगा, यहाँ पर तो मोमेंट आपका 0 होगा, यहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर अगर तुम बनाओगे, पहले सारा कुछ बता चुके हैं, तो इस प्रकार से बनेगा, जो कि यहाँ पर अगर तुम मोमेंट लोगे तो W/2 और A स्पान हमारा L/2 होगा, तो यहाँ से W/2 इंटू में L/2, ये जो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा WL/4, तो यहाँ पर जो आएगा वो आपका क्या आएगा, WL/4 आएगा। तो यहाँ से देखो कि कांस्टेंट है, तो ये आपका कैसा गया है, लीनियर गया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर इस केस में आपका W/2 हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखोगे तो इसका शियर फोर्स मैक्सिमम आपका WL/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर एनी स्ट्रक्चर व्हेन बोथ एंड्स हैव रोलर, अगर दोनों साइड अगर आपका रोलर रहेगा तो बताइए कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा, दोनों साइड अगर रोलर रहेगा, मतलब इस प्रकार से अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पर भी अगर आपका रोलर दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपका क्या दिया हुआ है, रोलर दिया हो, तो आपको बताएं कि जब रोलर है तो देखो जब भी लोड आएगा, जब इंक्लाइंड लोड आएगा तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ये आपका नीचे चला जाएगा। देखो सिंपली सपोर्टेड बीम वो होता है जिसके अंदर में एक तरफ तो हम हिंज दे देते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं, ये हमारा रोलर रहता है, इस प्रकार से रहता है इसका। तो ये जो हमारा होता है वो सिंपली सपोर्टेड जो कि आपका स्टेबल होता है, लेकिन ये जो होगा वो स्टेबल आपका नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ रोलर रहेगा, लोड लगेगा, आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका, देखो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, जो कि अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और वो सारा तुम लोग रिवाइज कर लेना बुक का भी। चलिए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्पान एल कैरी यूनिफॉर्मली लोड है जो कि आपका W है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा बताओ, क्या बोल रहा है, ओ सॉरी, एक आपका लोड लगा हुआ है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एक सिर्फ लोड लगा हुआ है जो कि हम अभी ही डिस्कस किए थे ऊपर में कि एक आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है यहाँ पास जो कि आपका W का लगा हुआ। कौन सा लोड लगा हुआ है, इसको आप कर लीजिएगा, कैरी यूनिफॉर्म लोड यहाँ पास पॉइंट लोड होगा, ठीक है। पॉइंट लोड आपका W लगा हुआ है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो अभी बताए थे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, यहाँ से W/2 और ये आपका L/2, तो WL कितना हो जाएगा 4, आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका WL/4 आपका बी का हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, WL/4 आपका हो जाएगा। पेन चेंज कर दे, ये ठीक है। वाइट वाला ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देख लो आप लोग,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आगे क्या बोल रहा है, शियर स्पान यू डिफाइन एज द जोन वेयर। देखो शियर स्पान किसको कहते हैं कि जहाँ पर शियर फोर्स आपका कांस्टेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो होगा, बता, या फिर शियर फोर्स आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आपको बताएं तो यहाँ पास कि अगर शियर स्पान हमारा उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, स्पान जिसमें आपका जब शियर फोर्स देखोगे तो वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसमें आपको बोले थे कि शियर फोर्स आपका क्या रहेगा, यहाँ पास कांस्टेंट रहेगा। शियर स्पान हम उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ खाली शियर फोर्स और शियर फोर्स हमारा कांस्टेंट रहेगा। बेंडिंग मोमेंट जीरो, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट नहीं, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहेगा तो वो आपका शियर फोर्स नहीं हो जाएगा। यहाँ से शियर फोर्स आपका क्या रहेगा, यहाँ पास कांस्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, याद कर लेना। ठीक है, शियर फोर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पास कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। देखो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कौन सा पॉइंट होता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो होता है कि जहाँ से आपका क्या करता है, साइन चेंज करता है। प्लस से आपका कहाँ जाएगा, ये माइनस जाएगा, प्लस से कहाँ जाएगा, सॉरी माइनस से प्लस या फिर प्लस से माइनस जाएगा। तो वैसे साइन वहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट में जो साइन चेंज करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। कहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है और बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन यहाँ पास होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन करवाने। देखो यहाँ पास अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंडर ए बीम लोडिंग कंडीशन इफ द बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट ओवर ए सर्टेन स्पान लेंथ देन द शियर फोर्स वुड बी। अगर बेंडिंग मोमेंट अगर हमारा पास मतलब कांस्टेंट रहेगा तो शियर फोर्स क्या होगा बताओ। देखो आपको पता होना चाहिए बेंडिंग मोमेंट अगर तुम्हारा कांस्टेंट है तो वहाँ पर शियर फोर्स नहीं आएगा। जैसे में कि आपका अगर कोई ये लोड है, ठीक है, और फिर इस पर तुम ऐसे लोड लगा दियो और मोमेंट लगा दियो, यहाँ पर क्या लगा दियो तो मोमेंट लगा दियो, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट जो है वो आपका कांस्टेंट है, हर एक जगह मोमेंट, यहाँ पर शियर फोर्स आपका जीरो होगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट अगर वो कांस्टेंट रहेगा, जैसे हम आपको बताएं कि एक स्टेप हमेशा क्या होता है नीचे जाता है। जैसे में कि अगर मान लेते हैं कि यूडीएल जो है वो आपका कांस्टेंट है, यूडीएल आपका कांस्टेंट है, ठीक है, लोड हमारा, तो जो शियर फोर्स जाएगा वो तो आपका लीनियर जाएगा, लीनियर जाएगा, और जो आपका बेंडिंग मोमेंट होता है वो आपका कैसा जाएगा, पैराबोलिक जाएगा। अब तुम एक चीज़ बताओ यहाँ से कि अगर बेंडिंग मोमेंट हमारा, देखो यहाँ से एक स्टेप घटते जा रहा है, तो अगर बेंडिंग मोमेंट यहाँ से अगर आपका कांस्टेंट रहेगा, सपोज दैट कि बेंडिंग मोमेंट क्या है आपका, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पास आपका शियर फोर्स क्या हो जाएगा, एक स्टेप नीचे आपका कहीं ना कहीं ये जो हो गया वो आपका जीरो हो जाएगा शियर फोर्स। ठीक है, एक स्टेप घटा दोगे तो आपका कांस्टेंट के साथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से याद कर लेना, बेंडिंग मोमेंट अगर कांस्टेंट रहेंगे तो उस स्पान को क्या बोलेंगे, क्या बोल रखा है, शियर फोर वुड भी, तो शियर आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से शियर आपका जीरो हो जाएगा। अगला चलते हैं, क्या बोल रहा है, बेंडिंग मोमेंट ऑफ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल विथ पॉइंट लोड डब्ल्यू एट द हिंड। बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर बीम में क्या होगा, तो देखो आपको बता देते हैं कुछ, उसके बाद फिर वो आंसर करना। देखो अगर आपका कैंटिलीवर बीम है, सपोज दैट कि इस पर अगर कोई पॉइंट लगा हुआ है डब्ल्यू, और यहाँ पर से लेंथ अगर एल है, क्या है लेंथ आपका कैसा है, एल है, तो यहाँ से अगर बेंडिंग मोमेंट अगर तुम देखोगे मोमेंट तो आपका W इंटू में एल देगा, और इसका जो शेप रहेगा वो हॉगिंग का रहेगा। कैसा रहेगा आपका, हॉगिंग का शेप रहेगा, जो कि आपका कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो ये आपका जो बेंडिंग मोमेंट रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, और शियर फोर्स इसका देखोगे तो आपका रेक्टेंगुलर बनेगा। शियर फोर्स कैसा बनेगा आपका, रेक्टेंगुलर बनेगा यहाँ से, और इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखोगे तो ये आपका कहीं ना कहीं लीनियर बनेगा। कैसा बनेगा, लीनियर, और ये जो बनेगा वो आपका ट्रायंगुलर बनेगा। ध्यान रखना यहाँ पर क्या बनेगा, ये ट्रायंगुलर बनेगा। लेकिन अगर यही अगर कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पर अगर यूडीएल का लोडिंग लगा हुआ है W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, यहाँ पर अगर शियर फोर्स देखोगे तो यहाँ पर तो शियर फोर्स आपका जीरो होगा, यहाँ पर आपका शियर फोर्स देखोगे तो मैक्सिमम होगा जो कि W इंटू में एल होगा।
यहाँ से अगर तुम देखोगे तो आपका इस प्रकार से रेक्टेंगुलर बनेगा, सॉरी यहाँ पर जो बनेगा वो शियर फोर्स आपका ट्रायंगुलर बनेगा, और यहाँ पर अगर तुम देखोगे इसका बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट जो बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा, क्योंकि एक स्टेप आपका क्या रहेगा, आगे रहेगा। ई आपका कांस्टेंट है तो ये आपका लीनियर जाएगा और ये आपका पैराबोलिक जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पहले बताए होंगे, रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट W इंटू में L हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होता है W इंटू में L, यहाँ पर आपका W इंटू में L, यहाँ पर अगर बेंडिंग मोमेंट देखोगे तो W और ये आपका लेंथ आपका L है, तो यहाँ पर जो मोमेंट हो जाएगा वो W इंटू में L, और इंटू में कितना होगा, यहाँ से W इंटू में L करोगे तो बीच पे लगेगा, और यहाँ से डिस्टेंस आपका L बट्टे 2, यहाँ से WL स्क्वायर बट्टे कितना हो जाता है हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पर मोमेंट यहाँ WL स्क्वायर बट्टे 2, और यहाँ पर WL हो जाएगा मोमेंट आपका, ठीक है। और आपका शियर फोर्स वही रहेगा जो कि आपका लोड दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर बीम पॉइंट लोड W एट द एंड, तो पॉइंट लोड लगा हुआ तो क्या हो जाएगा आपका W इंटू में L हो जाएगा, जो कि आपका B की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। Which type of beam is supported only one end by being built into a wall? एक एंड आपका सपोर्टेड रहेगा और यहाँ से बिल्ट लिखा हुआ, बिल्ट अप मतलब फिक्स्ड किया हुआ, तो फिक्स किया हुआ है, तो एक तरफ अगर कोई फिक्स रहता है उसको कौन सा बीम बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आपका ये बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कैंटिलीवर बीम है तो आपका ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ से देखो, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, लोडेड एज सोन इन द फिगर, द मैक्सिमम शियर फोर्स इन द बीम। चलो यहाँ पर देखो, ये आपका लोड लगा हुआ है, तो इसमें मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ आएगा बताओ। देखो मैक्सिमम शियर फोर्स अगर सिंपली सपोर्टेड के केस में अगर देखा जाए तो वो सपोर्ट के पास आता। सपोर्ट का तुम रिएक्शन निकाल लो, ये आराम से आंसर आ जाएगा। देखो ये जो लोड जो है वो आपका सिमेट्रिकल लोड है, तो आधा लोड इधर चला जाएगा और आधा लोड उधर चल जाएगा। तो कितना है 2W और W 4W है, तो यहाँ से 2W यहाँ पर आ जाएगा और 2W यहाँ पर आ जाएगा, तो मैक्सिमम शियर फोर्स कितना हो जाएगा, तो आपका C हो जाएगा, जो कि आपका TW हो जाएगा, ठीक है, 2W होगा। लोड सिमेट्रिकल है तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लोड, और सपोर्ट के पास मैक्सिमम शियर होता है, तो सपोर्ट रिएक्शन निकाल लो, वही तुम्हारा शियर फोर्स रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड W एंड स्पान एट द मिड स्पान। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा बताओ, पॉइंट लोड अगर W है तो अभी बताए थे कि WL/4 होगा। क्या हो जाएगा, WL/4, क्योंकि आपका सिंपली सपोर्टेड है, पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो यहाँ पास आपका WL/4 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर UDL रहता तो WL² कितना हो जाता, 8 हो जाता, WL² 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आपका C होगा। ये सारा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम। अगर कोई भी अगर आपका कैंटिलीवर बीम है यहाँ पर, तो इसमें दो केस, अगर आपका UDL है या फिर आपका क्या है पॉइंट लोड, तो पूछ क्या रहा है कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पे क्या होगा। तो फ्री एंड पे अगर तुम देखा जाए तो बेंडिंग मोमेंट आपका कहीं ना कहीं 0 होगा। फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, और शियर फोर्स क्या हो सकता है, चाहे तो लोड के बराबर, यहाँ पर शियर फोर्स देखो W के बराबर, यहाँ पर शियर फोर्स आपका 0 हो जाएगा। वहाँ पर तो W के बराबर जितना लोड है उतना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम होगा, तो नहीं, मैक्सिमम थोड़ी होगा दोनों का दोनों, बेंडिंग मोमेंट तो 0 हो रहा है। अगला एवरेज बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन लोडिंग यहाँ पर हो जाएगा। देखो दोनों पूछ रहा, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम। तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आपका मिनिमम, मतलब देखो अगर तुम बेंडिंग मोमेंट देखोगे तो बेंडिंग मोमेंट तो वहाँ पर 0 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मोमेंट तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C की तरफ चला जाएगा। या फिर आपका अगर लोड रहेगा तो शियर फोर्स वहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा या फिर आपका मिनिमम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बेंडिंग मोमेंट देखा जाए
तो देखो यहाँ पर अगर W का लोड लगा हुआ लोड है और यहाँ पर हम मोमेंट निकालोगे तो इधर से बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो रहेगा, लेकिन वहाँ पर दोनों पूछ रहा है शियर फोर्स हो भी, तो आपका मैक्सिमम और मिनिमम होगा। सिर्फ बेंडिंग मोमेंट रहता तो हमेशा जीरो लिखते, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर विच इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा कैंटिलीवर का, अभी बताएं थे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर विच इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल। यूडीएल रहेगा तो आपको कैसा रहेगा, पैराबोलिक बनेगा, सिंपल सा बातें हैं, ठीक है। आपका कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। बेंडिंग मोमेंट ऐसा ही ना बनता है अगर यूडीएल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका लीनियर इस प्रकार से बनेगा, लेकिन अगर आपका बीएमडी बनाओगे तो इस प्रकार से बनेगा आपका पैराबोलिक, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना, शियर फोर्स डायग्राम, क्वेश्चन इसी देखो बेंडिंग मोमेंट का ऐसा सबसे क्वेश्चन आपका अच्छा खासा बुक और नोट्स आपका अच्छे से पढ़ के जाना। शियर फोर्स डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स होल लेंथ पे अगर आपका शियर एसएफडी हमको बनाना है और यूडीएल का लोडिंग है, तो अभी हम बताए थे आपका कैसा बना था, ट्रायंगुलर बना था ना कि रेक्टेंगुलर था, ट्रायंगुलर बना था, अभी बनाए थे ना। अगर यूडीएल रहेगा आपका इस प्रकार से तो यहाँ पर जो बनेगा वो आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आपका एक ऐसा बनेगा, आपका ट्रायंगुलर बनेगा। A cantilever beam carrying concentrated load of W at its free end, the maximum shear force in the beam। देखो आपको बताए हैं एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कैंटिलीवर बीम है, कौन सा बीम है, कैंटिलीवर बीम, तो जितना उस पर लोड रहेगा ना वही लोड मैक्सिमम शियर फोर्स के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर लोड कितना लग रहा है, W, तो मैक्सिमम शियर फोर्स भी कितना होगा, इसका W ही होगा। कैंटिलीवर बीम में जितना आपका लोड रहता है वही हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द शियर फोर्स एट ए सेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज जीरो, तो शियर फोर्स जहां जीरो होगा वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होंगे और जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहां पर शियर फोर्स जीरो होगा। सब ध्यान रखना, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा सेक्शन पे, शियर फोर्स अगर उस पॉइंट पे अगर जीरो है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। शियर फोर्स आपका जीरो है तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर देखो, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल कैरी ए कंसंट्रेटेड लोड W एट मिड स्पान, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट सपोर्ट। देखो इसमें बोल रहा है कि आपका सिंपली सपोर्ट बीम है, इस पे मिडिल पे आपका लोड लगा हुआ। तो अभी कुछ देर पहले बताए थे कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और मिडिल पे अगर लोड लगा हुआ W है तो उसका जो शियर फोर्स होगा वो आपका W/2 हो जाएगा, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम पे आपका शियर फोर्स जो होता है सपोर्ट के पास और ये बीच में आपका W लगा हुआ, तो W/2 इधर हो जाएगा और W/2 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास आंसर कितने हो जाएंगे इसका, व्हाट इज द शियर फोर्स एट सपोर्ट, तो सपोर्ट के पास आपका क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ से बी हो जाएगा आपका, W/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W/2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा जूम इन करते, बहुत ज़्यादा है, अब ठीक है, आधा कट जा रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेंडिंग स्टेज से है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर बताइएगा क्या होगा। चलिए देखो, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन अबाउट इट्स बेस एंड इट्स पैरेलल टू इट्स बेस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन अबाउट इट्स बेस, बेस के अबाउट, और किसका रेशियो, उसका CG के अबाउट का रेशियो, ये दोनों का रेशियो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अगर आपका कोई ट्रायंगुलर सेक्शन है, देखो बता रहे हैं, इसका आंसर भी लिखा हुआ, चलो देखो कोई ना, अगर कोई ट्रायंगुलर सेक्शन है, सॉरी हाँ ट्रायंगुलर सेक्शन है,
अगर इसका बेस के अबाउट निकालोगे, हाइट अगर h है और ये बेस हमारा AB है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर AB के अबाउट निकालोगे तो होता है, ये अगर B है इसका होता है BH³/12, और अगर इसका CG के अबाउट निकालोगे तो I अगर CG निकालोगे तो हो जाएगा BH³/36। अभी दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो BH³/12 इंटू में 36 ऊपर चला जाएगा और BH³ यहाँ से कट जाएगा, तो 12 तिया 36 और इसे आपका कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ से देख लेना आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। वैसे हम आपको कुछ याद करवा देते हैं, आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे अभी और जगह आएंगे यूज। चलिए, अगर आपका सर्कुलर सेक्शन है तो इसका जो होता है वो π/64 मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर का। अगर रेक्टेंगुलर का देखोगे तो I अगर रेक्टेंगुलर का देखोगे तो BD³/12 ये आपका एक्स एक्सिस के अबाउट, और यहाँ से DB³/12 ये आपका किसके अबाउट होता है, वाई के स्क्वायर, वाई के अबाउट होगा। तो ये आप लोग दोनों याद रखिएगा। और अभी हम ट्रायंगुलर सेक्शन का बता दिए। स्क्वायर का क्या करना, स्क्वायर कराओगे तो यहाँ पर दोनों सेम हो जाएगा, तो B⁴/12 या फिर आपका D⁴/12, दोनों तो सेम ही है स्क्वायर के केस में। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस का भी आ गया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग द शियर स्ट्रेस इन द टॉप फाइबर। देखो, अगर शियर स्ट्रेस अगर देखा जाए तो अगर कोई बेंडिंग मोमेंट, तो इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, यहाँ पर आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है और यहाँ पर शियर क्या होता है, 0। लेकिन अगर बेंडिंग मोमेंट देखोगे तो बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेस जो होता है वो टॉप पे आपका मैक्सिमम होता है और आपका मिडिल पे आपका सिग्मा क्या होता है, 0। यहाँ पर सिग्मा मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पर, सब्जेक्टेड टू बेंडिंग शियर स्ट्रेस इन द टॉप फाइबर, तो टॉप फाइबर पे जो शियर स्ट्रेस हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शियर स्ट्रेस टॉप पे क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका π/64 D⁴ हो जाएगा, जो कि आपका डी आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत चीज़ें का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ से देख लेना। अगर आपका सर्कुलर है तो π/64 D⁴, अगर रेक्टेंगुलर है तो BD³/12, अगर ये ट्रायंगुलर है तो यहाँ से BH³/36 इसके किसके है, CG के अबाउट रहेगा, लेकिन अगर बेस के अबाउट रहता तो BH³/12 हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से देखो, इसका क्या आंसर लग रहा है। प्योर बेंडिंग के लिए आपका जो बेंडिंग फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, M/I = सिग्मा B/Y = E/R। किस में मैच कर रहा है, M/I = सिग्मा B/Y = E/R। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे आगे देख लो, सब अलग अलग है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, देखो, द रेशियो ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन। इसका ऑप्शन नहीं है, बताइए क्या होगा। देखो, पूछ रहा है एवरेज शियर स्ट्रेस। अगर देखो कौन सा सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है, तो 2 सेक्शन है मेरे पास, ई सर्कुलर है और एक आपका कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो देखना, अगर सर्कुलर सेक्शन है तो टाउ मैक्सिमम याद कर लीजिएगा कि ये होता है 4/3 टाउ एवरेज। क्या होता है, 4/3 टाउ एवरेज। और टाउ अगर आपका मैक्सिमम अगर रेक्टेंगुलर में देखोगे तो 3/2 टाउ एवरेज होता है। ठीक है, 3/2 टाउ एवरेज होता है। यहाँ पर टाउ अगर मैक्सिमम देखोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.33 टाउ एवरेज। ठीक है, यहाँ पर अगर टाउ मैक्सिमम लिखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.5 इंटू में टाउ एवरेज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सर्कुलर सेक्शन में एवरेज रेशियो ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम। तो देखो एवरेज, तो यहाँ से टाउ मैक्सिमम अपॉन में टाउ एवरेज अगर तुम देखोगे तो आ जाएगा 4/3। अब इसका उल्टा पूछ रहा है, तो टाउ एवरेज अपॉन में टाउ मैक्सिमम, तो इसको पलट दो, ये हो जाएगा 3/4 आंसर। यहाँ से ये हो जाएगा 3/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेना इसका। अगला चलते हैं, अगला टॉपिक क्या बोला, इन ए सेक्शन अंडर गोइंग प्योर बेंडिंग द न्यूट्रल सरफेस इज सब्जेक्टेड। देखो,
अगर प्योर बेंडिंग रहेगा तो न्यूट्रल सरफेस पे बेंडिंग के केस में अभी बताएं कि जीरो स्ट्रेन होगा। यहाँ पर अगर प्योर बेंडिंग तो न्यूट्रल सरफेस पे क्या होता है, जीरो, तो यहाँ पर आपका जीरो स्ट्रेन होगा। ठीक है, अगला देख लो, स्पीड लग रहा होगा तो स्लो करके देख लेना। व्हेन ए रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन, देखो अगर कोई मैक्सिमम अगर बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पर, सपोज दैट कि यहाँ पर आपका कोई आपका बीम है ट्रांसवर्स, इस पर हम ऊपर से लोड लगा रहे हैं। अगर लोड लगा रहे हैं ऊपर से तो इसमें शियर स्ट्रेस आपका क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ होगा। तो देखो अगर ये जो हमारा है वो न्यूट्रल एक्सिस है तो ऊपर में देखोगे तो कंप्रेसिव होगा और नीचे में देखोगे तो टेंशन होगा। तो कहीं ना कहीं आपका क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ हो जाएगा, तो टॉप फाइबर पे हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा आपका, टॉप फाइबर पे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन ए कैंटिलीवर बीम विथ ए डाउनवर्ड कंसेंट्रेटेड एट द फ्री एंड, देखो इसमें अलग हो जाएंगे। अगर पूछ रहा है कि ये आपका कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर बताइए कि अगर हम कोई लोड लगा देते, कंसेंट्रेटेड लोड है फ्री एंड पे लगा दिए, तो बताइए कि यहाँ पास आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ होगा। तो ऊपर में यहाँ पर टेंशन होता है कैंटिलीवर में और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव होगा। तो इस केस में आप देखो कि आपका बॉटम फाइबर एट द मिड स्पन, क्या लिखा, बॉटम फाइबर एट द सपोर्ट, क्या बोल रखा है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस in a cantilever beam with a downward concentrated at the free end is called at maximum कहाँ होगा, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस रिकॉर्डेड कर रहे हैं ना, ऐसे ना, अभी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ज़्यादा ना, अभी रुको ना, चालू है, काची काम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होगा वो आपका बॉटम फाइबर एट मिड स्पान पे नहीं, बॉटम फाइबर एट द सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ पर आपका बॉटम में देखोगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगा सपोर्ट के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ बीम द सेक्शन मॉडुलस में बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन बाय, देखो अगर तुमको पता है, यहाँ से हम इसका भी बता देते हैं। देखो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, तो सेक्शन मॉडुलस जो होगा इस सेक्शन की मजबूती बताता है और इसका होता है आई एक्स एक्स अपॉन में वाई मैक्सिमम, और ये वाई मैक्सिमम क्या होता है, जैसे ही मान लेते हैं कि आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये बी है और ए हमारा क्या है, ये डी है। तो यहाँ से मैक्सिमम इसका न्यूट्रल एक्सिस से टॉप पे ई, तो यही हमारा क्या होता है d/2। तो अगर हम इसका आई अगर एक्स एक्स देखें तो यहाँ से आपको पता है, अभी बताए थे BD³/12, लेकिन अगर हम सेक्शन मॉडुलस अगर एक्स एक्स का अबाउट देखें तो BD³/12 और जिसका अबाउट ले रहे हैं उससे आपका टॉप का डिस्टेंस तो d/2, यहाँ से आपका काटोगे तो BD² क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पर जो y लिखे हैं वो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप का डिस्टेंस होता है, न्यूट्रल एक्सिस से क्या होता है आपका टॉप का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, देखो पढ़ो क्या होता है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस सेक्शन है डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ए हमारा न्यूट्रल एक्सिस से जो डेप्थ होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सारा प्रीवियस ईयर का है, SSC JEE वगैरह का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे कहाँ चले जाओगे, चलिए और कितने क्वेश्चन होंगे अभी। इन ए बीम एट सेक्शन कैरिंग शियर फोर्स F द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट, बताओ शियर स्ट्रेस कहाँ मैक्सिमम होगा, शियर फोर्स F, तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होगा, अभी बताए थे कि अगर कोई भी सेक्शन है हमारा तो यहाँ पर शियर फोर्स मैक्सिमम कहाँ होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे, लेकिन बेंडिंग मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, जीरो होता है। और वैसे भी आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट जहाँ पर जीरो होगा शियर फोर्स और शियर स्ट्रेस क्या होगा वहाँ पास मैक्सिमम आएगा, क्या होगा वहाँ पास मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सरफेस आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट द सीजी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सीजी के अबाउट पूछ रहा है तो आपका BH³/36 होगा, लेकिन बेस के अबाउट पूछता है, ये जो है वो बेस के अबाउट है, ठीक है। बेस के अबाउट कहने का मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसके अबाउट पूछ रहा है, ए और बी के अबाउट। तो ये अगर बेस के अबाउट पूछता है तो BH³/12, लेकिन अगर सीजी के अबाउट पूछ रहा है तो BH³/36 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स एफ ऑन रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ एरिया ए एट द न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स ऑन रेक्टेंगुलर सेक्शन एट द न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस इसका मतलब है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रहा है। न्यूट्रल एक्सिस पे आपको पता है कि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम अभी ही बताए थे कि जो आपका टाउ जो आपका मैक्सिमम होता है वो होता है 3/2 टाउ एवरेज, और टाउ एवरेज ही तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो ये जो हमारा होगा वो टाउ एवरेज हो जाएगा और ये आपका 3/2 हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। हेलो, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन मॉडुलस फॉर हॉलो सेक्शन रेक्टेंगुलर सेक्शन और डायमीटर, इसका बताओ कि सेक्शन मॉडुलस क्या होगा। देखो इसका जो सेक्शन मॉडुलस होगा बताओ, यहाँ से देखो हम बता दे रहे। ये अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये आपका सर्कुलर सेक्शन, इसका अंदर का डायमेंशन आपका डी है और कैपिटल बाहर का है जो कैपिटल आपका डी है। तो देखो इसका अगर आई अगर हम देखें चाहे एक्स के अबाउट चाहे जो जिसके अबाउट, देखो π/64 D⁴ माइनस में D⁴ होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर में y मैक्सिमम, यहाँ से टॉप का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना होगा? मैक्सिमम हमारा D/2 होगा। टॉप का डिस्टेंस कितना होगा? मैक्सिमम D/2 होगा। तो D/2 होगा, यहाँ से 2 कटोगे तो ये 32 हो जाएगा, सॉरी हाँ 2 32 और D यहाँ पर आ जाएगा। तो I जो होगा वो π/32D हो जाएगा और यहाँ से D⁴ माइनस में D⁴ आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है देख लेना। देखो यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, π/32D आपका बी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ये बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए बताइए, सेक्शन मॉडुलस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन BD²/6, अभी जस्ट ही बताए थे आपका, इसका क्या हो जाएगा? सेक्शन मॉडुलस रेक्टेंगुलर का BD²/6। अगला बताओ, इन द केस ऑफ बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, तो प्योर बेंडिंग तो शियर फोर्स क्या होगा? वहाँ पर शियर फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वहाँ पर अगर प्योर बेंडिंग है तो शियर फोर्स विल नॉट एग्जिस्ट। शियर फोर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देखो ये तो करेगा नहीं, मे और मे नॉट, अरे एग्जिस्ट नहीं करेगा। विल बी मैक्सिमम नहीं, ऑप्शन आपका सी में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसका बताओ, अभी जस्ट बताए थे आपका कौन सा है? सर्कुलर सेक्शन का। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? 1.33 अभी बताएं, सी का ऑप्शन होगा, ठीक है। ये बताओ क्या होगा यहाँ पास? देखो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? शियर स्ट्रेस का लिखवाए थे टाउ इज इक्वल टू VA/y अपॉन में क्या लिखवाए थे? IB, यही तो था, ठीक है। जहाँ पर अगर ये मान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर सेक्शन है और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, तो जहाँ पर आपको शियर स्ट्रेस निकालना है वहाँ का डिस्टेंस आपका y, और जहाँ से आपका इसका CG जो हमारा पास निकाल रहे थे, इसके ऊपर वाला का जो CG है ये पूरा का जहाँ पर हम निकाल रहे थे, इसका CG आपका क्या कहलाता था? y⁻, ठीक है। और फिर ये शियर फोर्स आपका है, ये आपका एरिया जहाँ पर का निकाल नहीं पूरा का एरिया हो जाएगा, और I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। I तो एरिया आपका जहाँ का निकाल रहे हो वहाँ का एरिया होगा, और B आपका जहाँ पर का निकाल रहे हो वहाँ पर का विथ हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन VA/y अपॉन में IB, या फिर कहीं पर के V के जगह पर F भी लिखा हुआ रहेगा। F का मतलब शियर फोर्स, तो FA/y अपॉन में IB। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या होगा बताओ? शियर फोर्स क्या होगा? देखो भाई जब पूरा मोमेंट लगाओ तो शियर फोर्स तो कहीं होगा नहीं, तो इसका देखो सिर्फ और सिर्फ मोमेंट है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ मोमेंट है कैंटिलीवर में तो शियर फोर्स कहीं नहीं आएगा, शियर फोर्स 0 होगा। चलिए ये बताओ आपका इसका क्या होगा? πr² EI LA²
एल स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन है? देखो यहाँ से आपको आइलर्स का जो फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर ई आई अपॉन में एल इफेक्टिव का स्क्वायर। अब देखो एल इफेक्टिव जो होता है वो किसका अपने ओरिजिनल पोजीशन के बराबर होता है। तो आपको देखिए हम हर एक का एल इफेक्टिव बता देते हैं, यहाँ से रिकॉल कर लेना। देखो अगर दोनों तरफ अगर आपका हिंज है, यहाँ पर भी आपका हिंज है और यहाँ पर भी हिंज है, तो एल इफेक्टिव जो होगा वो आपका एल के बराबर होगा। दूसरी तरफ अगर एक तरफ आपका हिंज है और दूसरी तरफ आपका क्या है, सॉरी दूसरी तरफ फिक्स है, तो यहाँ पर एल इफेक्टिव जो आपका होगा वो L/√2 होगा, याद कर लेना। तीसरा अगर इधर भी अगर आपका फिक्स है और यहाँ पर भी फिक्स है, यहाँ पर भी फिक्स है, यहाँ पर भी फिक्स है, तो एल इफेक्टिव जो होगा वो L/2 होगा। अगला जो मेरे पास मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्री एंड रहेगा तो यहाँ से एल इफेक्टिव जो होता है वो डबल हो जाता है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है। एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बताओ कि एल इफेक्टिव एल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एल इफेक्टिव तो एल के बराबर, तो किस केस में होगा, जब बोथ एंड सारा आपका क्या रहेगा, हिंज रहेगा। देखो वन फिक्स हो ये तो नहीं रहेगा, दोनों एंड फ्री तो नहीं रहेंगे, नन ऑफ द एबव नहीं, बोथ एंड क्या रहेंगे, हिंज रहेंगे, आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, रेडियस ऑफ जनरेशन ऑफ एरिया। तो आपको बताए थे कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, ए के स्क्वायर, और ये जो के जो होता है वो रूट अंडर में आई अपॉन में ए, तो यही तो के हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ जनरेशन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइलर क्रिटिकल बैकलिंग लोड फॉर ए कॉलम फिक्स्ड एट वन एंड एट फ्री एट द अदर एंड। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, अभी बताएं तो पाई आर स्क्वायर ई आई अपॉन में एल इफेक्टिव का स्क्वायर। अब तुम यहाँ से समझो कि अगर वन एंड अगर फिक्स है और दूसरा फ्री है तो डबल हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर ई आई अपॉन में एल इफेक्टिव डबल, तो 2L का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर ई आई अपॉन में 4L स्क्वायर, कौन सा में आंसर में आपका है, ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखो, द लोड एट विद द कॉलम जस्ट बकल, उस लोड पे बताए जिस पे आपका कॉलम जस्ट बकल करेगा। तो देखो आपको यहाँ से भी बेसिक बातें हम कुछ बता देते हैं। देखो अगर एक कॉलम है, कॉलम 3 प्रकार के कॉलम होते हैं, एक तो आपका होता है शॉर्ट कॉलम, ठीक है, एक होता है आपका इंटरमीडिएट कॉलम, और एक होता है लॉन्ग कॉलम। ठीक है, देखो शॉर्ट कॉलम जो होता है वो क्रशिंग में फेल होता है, और ये जो फेल होता है लॉन्ग कॉलम जो फेल होता है वो बकलिंग में फेल करता है। अब बकलिंग को भी बोलते हैं क्रिपलिंग, ठीक है, ये सब बोलते हैं। इंटरमीडिएट दोनों में फेल करता है, क्रशिंग में भी फेल करता है और बकलिंग में भी फेल करता है, दोनों। इसका सिलेंडरनेस रेशियो अगर लैम्डा देखा जाए तो इसका लगभग में 30 के लगभग में, 0 से 30 तक, या फिर आपका 32 भी कहीं पर लिखा हुआ रहेगा, 30 से 100, या फिर ऐसे लिखा हो 32 से 120 भी लिखा हुआ रहता। यहाँ पर देखोगे तो आपका 100 से ज़्यादा या फिर कहीं कहीं 120 से ज़्यादा, ये दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा जब रहेगा तो आपका कौन सा रहेगा, वे आपका क्रशिंग या बकलिंग होगा। आपका आइलर्स का फॉर्मूला बताएं, पाई आर स्क्वायर ई आई अपॉन में एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ये जो आइलर्स फार्मूला होता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है। कौन सा होता है, जो आइलर्स फार्मूला होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, तो लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है। लेकिन जो रंकाइन फार्मूला होता है 1 अपॉन में पी आर इज इक्वल टू, आपको पता होगा 1 अपॉन में पी सी प्लस में 1 अपॉन में पी आइलर्स का। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है वो रंकाइन होता है, और ये रंकाइन जो होता है वो दोनों के लिए होता है, लॉन्ग कॉलम के लिए भी और किसके लिए होता है, शॉर्ट कॉलम के लिए भी होता है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
फॉर ए कॉलम ऑफ लेंथ एल हैविंग वन एंड फिक्स एंड अदर फ्री, तो इसका एल इफेक्टिव क्या होगा? अभी बताएं कि एक एंड फिक्स है और दूसरा फ्री होगा, तो एल इफेक्टिव आपका किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर एल इफेक्टिव जो आपका हो जाएगा वो आपका 2L के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अभी बताएं कि आयलर्स फॉर्मूला जो होता है वो किसके लिए वैलिड होता है? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए होता है। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए जो होता है और तीनों के लिए जो होता है वो आपका रंकाइन फॉर्मूला होता है। अगला देखिएगा, रेशियो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ इट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉन एज, क्या होगा बताओ? इफेक्टिव लेंथ और आपका देखिए लैम्डा जो बताए थे वो आपका एल इफेक्टिव अपॉन में क्या बताए थे? आर मिनिमम या फिर आपका के मिनिमम लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, तो ये जो होगा वो आपका सिलेंडरनेस रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो फास्ट लग रहा हो तो स्लो कर लेना। एक कॉलम इज नोन एज मीडियम साइज इफ द सिलेंडरनेस रेशियो, अभी बताए हैं कि अगर मीडियम अगर आपका कॉलम रहेगा तो सिलेंडरनेस रेशियो कितना रहेगा? 32 से 120 रहेगा, या फिर 30 से 100 रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं इसमें से बहुत से ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, और आप लोग नोट्स पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर बताओ कितना होगा, कैलकुलेट कर लेना। जो आइलर्स लोड दिया हुआ वो 1000 दिया हुआ है और क्रशिंग लोड जो दिया हुआ है वो 1200, तो पूछ रहा है कि रंकाइन लोड कितना होगा। तो देखो 1/में PR जो होता है वो 1/में PC प्लस में 1/में PE आइलर्स लोड, तो 1/में PC जब करोगे क्रशिंग तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 1/में PE 1000 इज इक्वल टू 1/में PR। यहाँ से तुम सोल्व कर लेना, इसका जो आंसर आएगा वो 545 आएगा। यहाँ सोल्व कर लेना, इसको अगर 1/में PR लिखोगे तो इसको अगर सोल्व करोगे तो 1200 इंटू में 1000, यहाँ से लिखोगे 1200 कट गया, बचेगा 1000 प्लस में 1200, 1/में PR इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2200, 2200 और ये हो जाएगा 1200 इंटू में 1000, तो 2200, तो 1 0 से 2 0, यहाँ पर 11 दूने 22, देख लेना काट करके 545 के लगभग ही आएगा। चलिए, एक कंप्रेसिव मेंबर इज टर्म्ड एज, क्या बोल रखा है? कंप्रेसिव मेंबर इज टर्म में कॉलम और स्ट्रैट इफ द रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लैटरल डायमेंशन इज मोर देन, क्या बोल रखा है? क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव मेंबर इज टर्म एज कॉलम और स्ट्रैट इफ द रेशियो इफेक्टिव लेंथ। देखो कोई जगह जब कोई कॉलम होता है ना तो एक पेडेस्टल भी होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसपे आपका मूर्ति वगैरह रखा हुआ रहता है छोटा सा। ठीक है, तो देखो कॉलम हम कब बोलते हैं, पेडेस्टल कब बोलते हैं? जब सिलेंडरनेस रेशियो आपका 3 तक रहता है ना तो उसको हम कॉलम नहीं बोलते हैं, पेडेस्टल बोलेंगे। 3 से जब ज़्यादा रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। देखो अब कोई ऐसा नहीं कि एकदम छोटा सा ऐसा बना दो, जैसे मूर्ति रखने के लिए जो बनाया हुआ रहता है ना, मूर्ति रखने के लिए जो आपका बनाया हुआ रहता है छोटा सा कॉलम टाइप का, तो उसको हम कॉलम नहीं बोलते हैं, बल्कि हम उसको क्या बोलते हैं? पेडेस्टल। अगर यही लेंथ अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसी को हम कॉलम बोलते हैं। तो पेडेस्टल का मतलब कि सिलेंडरनेस रेशियो जब 3 से ज़्यादा होता तब उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही क्वेश्चन है यहाँ पर भी। अगला देखिए, ए कॉलम दैट फेल ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस, तो डायरेक्ट स्ट्रेस में सिर्फ क्रशिंग में फेल कर रहा, तो कौन सा कॉलम होगा यहाँ पास? तो आपका ये शॉर्ट कॉलम होगा। कौन सा कॉलम होगा? शॉर्ट कॉलम होगा। अगला देखो, इलेक्ट्रिक पोल अगर 10 मीटर है तो इसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक पोल वैसा होता है कि जिसका एक एंड क्या होता है? फिक्स होता है और दूसरा फ्री होगा, तो इसका 10 डबल हो जाएगा, 20 मीटर। चलिए स्ट्रेस स्ट्रेन से हम क्वेश्चन करते हैं। बताइए पॉइजन रेशियो जो होता है वो क्या के लिए होता है? तो पॉइजन रेशियो आपको पता है कि म्यू इज इक्वल टू होता है माइनस में लैटरल स्ट्रेन अपॉन में क्या होता है? लीनियर स्ट्रेन। याद कर लेना, नहीं याद होगा तो इसका जो वैल्यू होता है वो 0 से 0.5 होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए इसका जो वैल्यू होता है वो 0 से 0.5 होता है।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? लैटरल स्ट्रेन अपॉन में एक्सियल स्ट्रेन यानी कि लीनियर स्ट्रेन, वही हमारा है ये। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। बहुत सा क्वेश्चन है, स्लो करवाएंगे तो 2 घंटा लग जाएगा। अब जो यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखा हुआ कि कांच के लिए इतना होगा, कंक्रीट के लिए 0.15 होगा, स्टील का याद कर लेना और ये रबड़ का याद कर लेना। रबड़ का 0.5 होता है, इसका होता है 0 से 0.5 इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए। ठीक है, आगे। रेशियोस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू शियर मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल हैविंग पॉइजन रेशियो 0.5। चलिए यहाँ से देखिएगा, कुछ पॉइंट याद करवा दे। देखो यहाँ पर रिलेशन होता है ई के जी और म्यू में, ई के जी में और रिलेशन होता है ई इज इक्वल टू होता है 3 के 1 माइनस में 2 म्यू, ई इज इक्वल टू होता है 2g 1 प्लस में म्यू, ई इज इक्वल टू होता है यहाँ से 9 kg अपॉन में 3k प्लस में g। तो ये आपको 3 यहाँ से हो जाएगा और एक ई दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा 3k माइनस में 2g अपॉन में 6k प्लस में 2g। तो ये 4 जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन, ये बहुत याद कर लेना, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा रिलेशन में। क्या है? ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस में 2 म्यू, ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस में म्यू, यही होता है ना? हाँ भाई, ई इज इक्वल टू 9 kg अपॉन में 3k प्लस में जी और म्यू इज इक्वल 3k माइनस 2g अपॉन में 6k प्लस में 2g। इसको याद कर लेना। अब वहाँ पर देखते हैं कि कौन सा इसमें फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। चलिए यहीं पास था ना, लिख देते तो अच्छा रहता। चलिए देखो यहाँ से फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ से, ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस में 2 म्यू और ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस में म्यू और ई इज इक्वल टू 9 kg अपॉन में 3k प्लस में जी और एक म्यू इज इक्वल टू 3k माइनस में 2g अपॉन में 6k प्लस में 2g। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू शियर मॉडुलस, यानी कि ई अपॉन में जी पूछ रहा है, रेशियो क्या पूछ रहा है? मटेरियल हैविंग पॉइजन रेशियो 0.5। तो ई अपॉन में जी का रेशियो यहाँ पर ई वाला में पूछ रहा है, तो ई अपॉन में जी का रेशियो क्या होगा? देखो ई अपॉन में जी अगर लिखेंगे तो 2 इंटू में 1 प्लस में म्यू हो जाएगा। म्यू कितना दिया हुआ वैल्यू? म्यू 0.5, तो 2 इंटू में 1.5 होगा, जोड़ोगे तो यहाँ से 1.5 इंटू में 3 कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 हो जाएगा ना, 3 आंसर दिया हुआ है, यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, कर लेना उसको, इससे ऑब्जेक्टिव जरूर रहेगा। अगला देखिए, अगला पूछ रहा है कि 58 किलोमीटर कंप्रेसिव लोड अप्लाइड टू 7 सेंटीमीटर डायमीटर अल्युमिनियम, बताइए स्ट्रेस कितना? देखो स्ट्रेस इज इक्वल टू आपको पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर फोर्स कितना दिया? 58, तो 58 इंटू में 10⁻³ अपॉन में सिलेंडर है, तो इसका आपका जो डायमीटर हो, मतलब कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा सिलेंडर का, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हो जाएगा π/4 इंटू में 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर होगा वो मिला लेना। ठीक है, सॉल्व नहीं किए, 15.08 के लगभग में आएगा। कर लेते हैं मन में। देखो 58 इंटू में 10⁻³ अपॉन में π/4 इंटू में 7 का स्क्वायर, 1507 सॉरी सेवन किस में लिखा हुआ? सेंटीमीटर में है ना, तो आपको mm में कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से इंटू में 10⁻³ हो जाएगा, पॉन में 70 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 15.07। यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो इसको mm में करोगे, ये भी आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो उसको जब करोगे तो 15.07 आएगा, जो कि आपका 8 के लगभग में। ठीक है, सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा? द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछे, शियर मॉडुलस वो जी को ही बोलते, पॉइजन रेशियो 0.2 है, क्या होगा बताओ? यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस में म्यू। क्या पूछ रहा है? द यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब ई अपॉन में जी का वैल्यू पूछ रहा है।
2 और ई जो होगा 1.2 हो जाएगा, इंटू में 1.2 हो जाएगा, यहाँ से करोगे तो 10 हो जाएगा, ये 2 10 हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ से देख लेते हैं क्या होगा। द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेस, बताइए कि हुक्स लॉ के अनुसार आपको पता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब यहाँ से हटाएंगे तो ई और इंटू में स्ट्रेन, और यहाँ से अगर हम ई इज इक्वल टू लिखेंगे, ई इज इक्वल टू लिखेंगे तो सिग्मा अपॉन में क्या लिखेंगे, स्ट्रेन, यही लिखेंगे ना। तो ई जो होता है वो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस टू अपॉन में लीनियर स्ट्रेस क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये आपका यहाँ से ये देख लो। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन, तो अभी बताए थे लैटरल अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या कहलाता है, पॉइजन रेशियो। लैटरल स्ट्रेन अपॉन में लीनियर स्ट्रेस क्या कहलाएगा, पॉइजन। इसमें से बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे से तुम लोग पढ़ के जाना। देखो यहाँ पर एक बहुत से अच्छा सा पॉइंट ये है कि देखो यहाँ पास कुछ हम बता देते हैं थर्मल स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, देखो अगर हीट पड़ेगा, जब 2 बार आपका कंपोजिट है, 2 बार क्या होता है, कंपोजिट होता है, तो एक में अगर कौन सा मटेरियल बोल रहा है कि एक में स्टील है और दूसरा में आपका क्या होता है, कॉपर है। एक स्टील है और दूसरा क्या है, कॉपर है। तो समझना कि कॉपर का जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा जो सी होगा और अल्फ़ा जो एस होगा, तो कॉपर का जो मतलब कि थर्मल कोफिशिएंट होता है वो स्टील के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब दोनों पे अगर हीट पड़ेगा तो कॉपर बहुत आगे जाएगा, कॉपर क्या करे जाएगा, आगे जाने की कोशिश करेगा, स्टील पीछा रहेगा। तब इस केस में क्या होता है कि दोनों को तो साथ ही में जाना रहता है। तो इस केस में क्या होता है कि शॉर्ट में याद रखिएगा कि जिसका आपका थर्मल कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, जिसका थर्मल कोफिशिएंट ज़्यादा होता है वो क्या करता है, वो आगे तो जाता है, ध्यान से सुनना, आगे वो जाता है, लेकिन जिसका थर्मल कोफिशिएंट कम होता है वो इसको आगे जल्दी नहीं जाने देता है, वो पीछे खींच ले रहेगा। जैसे में कहानी वो होता है कि अगर एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक है, इंटेलिजेंट है बहुत अच्छा खासा, और एक बिल्कुल बुद्धू है, तो बुद्धू क्या करेगा, इंटेलिजेंट को हमेशा पीछे करने की कोशिश करेगा। जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है वो बुद्धू क्या करेगा, हमेशा उसको पीछे करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर देखना, कॉपर अगर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है, कॉपर क्या करता है, बढ़ते रहता है, तो इसको पीछे से टानले रहता है स्टील, और स्टील थोड़ा सा, और लेकिन जो पढ़ा हुआ रहता है, जो तेज रहता है, वो बुद्धू को क्या करता है कि आगे तुम भी आओ, मेरी तरह तुम भी मेहनत करो। तो ये जो कॉपर होता है वो स्टील को टानने की कोशिश करता है, लेकिन जब कॉपर जो मतलब कि जो स्टील होता है वो कॉपर को टानने की कोशिश करता है, एक दूसरे क्या करते हैं, आपका टानने की कोशिश करता है। तो जिसका थर्मल कोफिशिएंट ज़्यादा होता है वो दब जाता है बेचारा, कंप्रेशन में हो जाता है, क्योंकि ये आगे नहीं फ्रीली एक्सपैंड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना कि जिसका थर्मल कोफिशिएंट ज़्यादा होता है वो आपका कंप्रेशन में रहेगा, जिसका थर्मल कोफिशिएंट कम होता है वो आपका टेंशन में रहेगा, याद कर लेना। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कॉपर किस में रहेगा, तो कॉपर आपका कंप्रेशन में रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ब्रिटल मटेरियल, तो ब्रिटल मटेरियल कौन सा नहीं है, तो कॉपर। कास्ट आयरन ब्रिटल है, ग्लास भी है, कंक्रीट भी। आपका आंसर जो होगा वो आपका ये हो जाएगा। और भी हैं, देख लेते हैं, होंगे अभी और। द रिलेशन बिटवीन ई एंड एन मतलब शियर मॉडुलस, तो अभी बताए थे इज इक्वल टू एन 1 प्लस में म्यू। एन जो वही अभी जो जी बताए थे, तो 2g 1 प्लस में म्यू आपका बी हो जाएगा। अब नहीं है, अभी बहुत सा लगता है। चलिए अगला बताइए, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, तो हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है, इलास्टिक लिमिट तक। ऐसे अगर आपका प्रोपोर्शनल लिमिट रहेगा तो प्रोपोर्शनल लिमिट मारिएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है, कितना सा क्वेश्चन था। चलिए अगला देख ले हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एल एंड डेला आर द लेंथ एंड चेंज इन लेंथ, तो स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन आपको बताए थे कि चेंज इन लेंथ अपॉन में एल होता है, तो यहाँ से स्ट्रेन आपका क्या होगा, डेल एल अपॉन में एल आपका। और भी आगे क्वेश्चन है, देख लेते हैं, नहीं है भाई। चलिए अब आप लोग के लिए है कि इसको अच्छा से
वीडियो को पॉज कर कर के पहले खुद से सोल्व कर लेना। सारा ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको कर लेना, नोट्स पढ़ लेना, नोट्स में जितना बताए हैं उतना ही कर लेना, ठीक है। और न्यूमेरिकल वगैरह अच्छे से पढ़ लेना और थ्योरी भी अच्छे से पढ़ करके जाना, क्योंकि पिछले बार भी जब थ्योरी भी पूछ रहा है, न्यूमेरिकल भी पूछ रहा है एग्जाम में, ठीक है। और ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहे हैं, जितना कंसेप्चुअल चीज़ें बताए हैं वो पढ़ करके जाना। और ज़्यादा बुक वगैरह इधर उधर नहीं करना, नोट्स है उसको रिवाइज प्रॉपर तरीके से कर लेना। जितना क्वेश्चन करवाए होंगे वो क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन हम करवा दिए थे, ठीक है। तो वो आप लोग करके लेके जाना। चलो अब इसको देख लेना, बाकी बात ठीक है।